नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विकास और वृद्धि संबंधी विचारों का अध्ययन और चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके आर्थिक विचारों का जो युग रहा है वो 1916 से लेकर 1968 के बीच रहा है। परिचय: पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार और कर्मठता की साक्षात मूर्ति थे। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर उनमें से रास्ता निकालने की उनमें कुशलता प्राप्त थी। पंडित जी का जन्म राजस्थान में जयपुर अजमेर रेलमार्ग पर धनकिया गांव में उनके नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ था। उनके नाना धनकिया के स्टेशन मास्टर थे और पिता श्री भगवती प्रसाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। पंडित जी के माता पिता का निधन उनके बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा श्री राधा रमन शुक्ल ने किया, जो राजस्थान में गंगापुर स्टेशन पर फ्रंटियर मेल के गार्ड थे। पंडित दीनदयाल ने बचपन से ही अपने प्रति कठोरता बरतने और ध्येय कर्म में ध्यान एकाग्र करने का मंत्र ग्रहण कर लिया था, और यही कारण है कि पंडित जी ने राजस्थान में सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा दी और अजमेर बोर्ड में प्रथम श्रेणी में प्रथम रहकर उत्तीर्ण हुए। फलस्वरूप बोर्ड ने और विद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक दिए। उसके 2 वर्ष बाद राजस्थान में पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उन्हें 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से गणित विषय लेकर बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और कॉलेज शिक्षा उन्होंने छात्रवृत्ति के बल पर पूरी की थी। सन 1937 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आए और उत्तर प्रदेश में प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। संघ पर प्रतिबंध लगने के कालखंड में उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक और स्वदेश दैनिक पत्र का संपादन कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य नामक 2 पुस्तकें भी लिखी। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो मार्ग चुना, उससे असहमत और खिन्न होकर पंडित दीनदयाल जी ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी जनसंघ के गठन में सक्रिय योगदान दिया और 1952 में उन्हें इस पार्टी के प्रथम अखिल भारतीय महामंत्री का पदभार या दायित्व सौंपा गया, जिसे उन्होंने 1967 तक निभाया। पंडित जी को संघ कार्य के स्थान पर राजनीतिक कार्य बिल्कुल भी रुचिकर नहीं थे, परंतु इस कार्य के प्रति इतना उदासीन होते हुए भी उसे इतनी सुव्यवस्थित तरीके और शास्त्रीय पद्धति से पूरा मन लगाकर और अपनी सारी शक्ति जुटाकर किया कि जनसंघ देश के लोकप्रिय दल बन गए। ग्रेट बैमिस्टर ने अपनी पुस्तक जनसंघ में लिखा है कि जनसंघ ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने 1952 से 1967 तक के हर चुनाव में प्राप्त मतों का प्रतिशत और लोकसभा और विधानसभाओं में मिले स्थानों का अनुपात लगातार बढ़ाया है। जनसंघ, आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टी बिहेवियर शीर्षक निबंध में वॉल्टर के एडरसन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में लिखा है कि उपाध्याय के 1967 में जनसंघ का अध्यक्ष पद स्वीकार करने का अर्थ था कि दल की संगठनात्मक नींव डालने का काम पूरा हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रबल प्रतिस्पर्धी के नाते सत्ता की प्रतियोगिता में उतरने का उसका संकल्प है। दीनदयाल जी का मूल स्वभाव संघ प्रचारक का ही था। संघ के कार्य की प्रारंभिक अवस्था में उन्हें नए स्थान पर कार्य प्रारंभ करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और पंडित जी इन कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर लेते थे, जो आज भी अकल्पनीय है। यदि आज लोगों को ये बताया जाए तो आश्चर्य होगा कि गोकर्ण नाथ के लोगों ने उन्हें भड़भुजे की दुकान से चने खरीदकर उन्हीं पर कई दिनों तक निर्वाह करते देखा था। मुंह मंदी के लोगों ने
उन्हें दुकान के बाहर की पटरी पर रात बिताते देखा था। स्टेशन से गांव जाने के लिए जब तांगे वाला 2 पैसे अधिक मांग रहा था तो उसकी बचत करने के लिए भारी वर्षा में उपाध्याय जी को भीगते हुए गांव हरदोई के लोगों ने देखा था। बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता तो थी ही, साथ ही साथ उपाध्याय जी की अनासक्त कर्मयोगी प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण थी। आगे चलकर जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। अपने कपड़े स्वयं धोया करते थे, अपने फटे पुराने कपड़ों की सिलाई भी वे स्वयं करते थे। कोई भी चप्पल या कपड़ा जब तक पहनने के लायक ही नहीं रहता था वह तब तक बदलते नहीं थे। स्वदेशी का आग्रह उनके प्रत्यक्ष आचरण में उतारा हुआ था। सार्वजनिक धन का उपयोग न्यासी की भांति कितनी मित्रता से करना होता है, इसका आदर्श उन्होंने अपने आचरण से अपने जीवन काल में प्रस्तुत किया था। सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उनका स्वभाव बन गया था। कारण बाह्यतः वे लौकिक व्यवहार में कितने ही निमग्न क्यों न दिखाई देते हो, उनका सच्चा लक्ष्य ज्ञानोत्तर भक्तिपूर्ण कर्मयोग ही था। फिर भी दैनिक व्यवहार में उनका आचरण सामान्य लोगों जैसा होता था, इसलिए उनके पास के लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वे वास्तव में कितने महान थे। राष्ट्र धर्म का काम देखते हुए उन्होंने कई बार कंपोजिंग, बाइंडिंग और डिस्पैचिंग का काम भी स्वयं किया था। निष्काम कर्मयोगी उनकी सहज प्रवृत्ति में दिखाई देता था। अहंकार, व्यक्तिगत आकांक्षा आदि बुरी भावनाओं का स्पर्श भी उनको नहीं होता था। आदेश के अनुसार उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, किंतु उनकी वृत्ति थी दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं, बाजार से निकले हैं, खरीदार नहीं, यानी कि इतने निर्लिप्त भाव से वो सेवा करते थे। अपने छोटे से राजनीतिक जीवन, जो कि उन्होंने 1952 से लेकर 1968 में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ कर दिया था, में उन्होंने देश में ऐसा राजनीतिक संगठन जिसे हम जनसंघ कहते हैं खड़ा किया, जो आज केंद्र की सत्ता में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में से त्रस्त विश्व को उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत दिया, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन से लेकर संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है, अपितु मानवोत्तर प्रकृति और उससे भी आगे जाकर परमेष्टि तक उस सबकी संरचनात्मक दृष्टि से तथा समग्र रूप से टोह लेने वाला चिंतन है। इसी तरह तीसरे विकल्प के रूप में उपाध्याय जी ने विश्व को एकात्म अर्थनीति का सिद्धांत दिया, जो आजकल देश के एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनाकर अपना आधार बनाया है। अति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी ज्वलंत ध्येय निष्ठा, विशुद्ध चरित्र, स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व और असाधारण संगठन कुशलता के बल पर जनसंघ को उन्होंने 15-16 वर्ष की अवधि में द्वितीय क्रमांक का अखिल भारतीय दल का स्थान प्रदान करा दिया। इस दल के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केवल 1 वर्ष के अल्प परिचय में ही उनके बारे में कहा था, मुझे ऐसे 2 दीनदयाल दे दीजिए, मैं सारे देश का नक्शा बदल दूंगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह उद्गार, ये विचार वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और यथार्थवादी थे। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल जी का मृत शरीर मुगलसराय स्टेशन के यार्ड में पड़ा पाया गया था। इस षड्यंत्रकारी घटना का रहस्य अभी तक अज्ञात है। भारतीय प्रजातंत्र के राजनीतिक क्षितिज पर विचार कार्य और प्रगति की महान आशाएं, जो अति दिव्य जीवन उभर कर सामने आ रहा था और अति प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन के आधार पर युगानुरूप नूतन व्यवस्थाएं, मौलिक चिंतन, दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण व्यवहारिक व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहा था, वह सहसा ही ओझल हो गया। देश के गौरवशाली अतीत से भव्य भविष्य को जोड़ने वाले वर्तमान का महान शिल्पी चिर निंद्रा को प्राप्त हो गया था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में जनसाधारण के सुख दुख में समरस होते हुए भी नेतृत्व का सूत्रधार धारण करने वाले महान नेता का यहीं पर जो है अंत हो गया था। ये भारत के लिए और भारतीय सभ्यता, भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन
हम जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इस प्रकार के कुचक्र निरंतर चलते रहते हैं। इन्हीं कुचक्रों के चलते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ही नहीं खोया, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री, राजीव दीक्षित जैसे अनगिनत, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत लोगों को खो दिया है। अगर ये लोग वास्तव में आज हमारे साथ होते तो हो सकता था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप कुछ भिन्न होता। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने अल्पकालीन जीवन में राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित कई लेख और पुस्तकें लिखी। यद्यपि राष्ट्र की प्रक्रिया में पंडित जी का विपुल और गतिशील योगदान था, तथापि उसकी तुलना में उनके बारे में लिखा गया साहित्य या लेख बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। उनकी प्रमुख रचनाओं का विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र धर्म प्रकाशन से। दूसरा, जगत गुरु शंकराचार्य, ये भी राष्ट्र धर्म प्रकाशन से प्रकाशित है। नेक्स्ट है द टू प्लान्स, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है डवलेशन ए ग्रेट फॉल 1966, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1967, जनसंघ सिद्धांत और नीति। नेक्स्ट है अखंड भारत। नेक्स्ट है इनको भी आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट है अमेरिकी अनाज PL 480, भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या और उसका हल। नेक्स्ट है एकात्म मानववाद। नेक्स्ट है विश्वासघात। नेक्स्ट है टैक्स या लूट। और लास्ट वन है राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथ उनके भाषणों, लेखों के संलग्नक है। 1968 में ही पंडित जी के ऑर्गेनाइजर में लिखे लेखों का संकलन जैको पब्लिशिंग हाउस द्वारा पॉलिटिकल डायरी के नाम से प्रकाशित हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की गई है, जिसने कई परियोजनाएं हाथ में ले रखी है। इस संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों का विवेचन हम इस प्रकार से बता सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन, ये बुक इंग्लिश में है, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है एकात्म मानव दर्शन, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और ये भी 1972 में ही प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है लोहिया, गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये पुस्तक हिंदी में है और 1979 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तित्व और जीवन दर्शन। नेक्स्ट है हु किल्ड उपाध्याय। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हत्याकांड मुकदमा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रस्थान। नेक्स्ट है एकात्म मानववाद एक अध्ययन। नेक्स्ट है हिज लीजेंसी आवर मिशन। नेक्स्ट है राष्ट्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके अलावा पंडित जी के ने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में उनके योगदान से संबंधित कई रचनाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो पंडित जी के जीवन को अगर हम विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी छोटी सी अल्पायु में राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया। अगर वो एक दीर्घ आयु जीवन जीते तो आज हमारे राष्ट्र के जो स्वरूप है वो बहुत कुछ अलग होता और हम इस प्रकार की जो प्रतिदिन की जो अशांति है उससे हम एक सुखी और शांत जीवन शायद जी रहे होते। थैंक यू सो मच।